नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज जयपुर के 299वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सबके लिए एक गौरवशाली दिन है और आज हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में माननीय दिया कुमारी जी, जो कि राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, हमारे बीच विराजमान हैं। आज के दिन की सार्थकता आपके आने से और अधिक बढ़ गई और ये कार्यक्रम भी और सार्थक हो गया है आज के दिन आयोजित होने से। आपका जो रुझान है राजस्थान की कला, संस्कृति, परंपराओं को संरक्षित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही सराहनीय है। कल भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम केवल आपकी पहल पर घूमर, जो आप सबके कह सकते हैं कि जीवन में रचा बसा हुआ है, परिवारों में रचा बसा हुआ है। जैसे गुजरात का गरबा फेमस होता है, ऐसे राजस्थान का घूमर होता है। वो घूमर फेस्टिवल सभी संभाग मुख्यालयों पे आयोजित हो रहा है और निश्चित रूप से एक नए प्रतिमान स्थापित होंगे इस कार्यक्रम के आयोजन से। साथ ही हमारे बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर बट वेरी यंग एंड डायनामिक श्री राजेश यादव, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आपके आने के बाद निश्चित तौर पे मैं अभी कह रहा था कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की विजिबिलिटी और चर्चा बढ़ी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट सबको नज़र आने लगा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या क्या नए काम, क्या क्या नवाचार अपने हाथ में ले रहा है। साथ ही रुक्मणी जी बैठी हैं, रुक्मणी रियार, आप कमिश्नर टूरिज्म हैं और साथ ही RTDC की MD भी हैं। कुछ समय पहले नगर निगम की कमिश्नर थी और जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत अच्छा स्थान दिलाने में आपकी महती भूमिका रही। आपका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। अलसी सर साहब, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आइकन है इस फील्ड के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कुलदीप जी चंदेला, बहुत पुराने मित्र और इस फील्ड में अभी आपने पैनल डिस्कशन के दौरान आपको सुना कितने सुलझे हुए विचार हैं और स्पष्टता है। जिनेंद्र और हमारी पूरी टीम फर्स्ट इंडिया और आप सब इंडस्ट्री के जो महारथी हैं वो सब जो हैं विराजमान हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो राजस्थान के बारे में ये सबको पता है कि राजस्थान में एक बहुत विविधता है। चाहे उसको आप विरासत के टूरिज्म से जोड़िए, पैलेसेस एंड फोर्ट्स जो हमारी ट्रेडिशनल पहचान है उससे जोड़िए, चाहे आप मरुस्थल के पर्यटन से जोड़िए, चाहे आप वाइल्ड लाइफ के पर्यटन से जोड़िए। वाइल्ड लाइफ में भी अब बहुत ही सुकून की बात है कि हमारे पास 5 टाइगर सेंचुरीज़ हैं और लेपर्ड सेंचुरीज़ तो मेरे ख्याल से गिन ही नहीं सकते आप, इतनी लेपर्ड सेंचुरीज़ हैं। कहीं चले जाइए वहीं आपको लगता है कुछ ना कुछ, चाहे वो जयपुर की इतनी सारी लेपर्ड सेंचुरीज़ हों, जवाई में हों, कुंभलगढ़ में हों और उदयपुर के आसपास बहुत सारे इलाकों में, पाली में, इस तरह का बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बर्ड सेंचुरी भी है, केवलादेव घना, हालांकि उसको कुछ और नई पहचान दिलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी, कहीं कुरजा है, कहीं खींचन है, कहीं खींचन में है, कहीं कोई और है। अभी मैं पढ़ रहा था बीकानेर में बहुत सारे विदेशी पक्षी एक ही जगह आके इकट्ठे हुए हैं। गजनेर में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं। तो बर्ड सेंचुरी का भी हमारे पास है। इसी तरह से झीलों पर आधारित पर्यटन भी हमारे पास ही है। कहीं चले जाइए हमारे पास खूब झीलें हैं, कहीं बांधों के बैक वाटर्स हैं, कहीं कुछ है। तो राजस्थान की वो जो एक दूसरे व्यक्ति को, दूर बैठे हुए व्यक्ति को एक मरुस्थल की छवि आती थी, वो मेरे ख्याल अब बदलती जा रही है। और जितना टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको सबके सामने ला रहा है और आप सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं, उससे एक छवि राजस्थान की निरंतर बदलती जा रही है। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन की हम बात करें तो उसका भी जितना ज़्यादा मौजूदगी राजस्थान में उतनी मेरे ख्याल किसी प्रदेश में नहीं है। आप चाहे खाटू श्याम जी, सालासर जी, वहाँ से शुरू करें, जयपुर में आ जाएं तो गोविंद देव जी से शुरू करें, आप उदयपुर साइड चले जाएं तो दिलवाड़ा, रणकपुर, एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, वहाँ चले जाएं, अजमेर साइड आ जाएं तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, कैला देवी। अभी मैं कुछ समय पहले करौली गया था, हमने एक कार्यक्रम किया था, वहाँ बड़ी जान करके हैरानी हुई कि करौली में कैला देवी मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर जो है उसमें बहुत पूरे विश्व से लोग आते हैं। इसी तरह उसी सेगमेंट में चाहे आपका मेहंदीपुर बालाजी हो, तो बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं
आप जैसा सर्किट तैयार करना चाहें वैसी सारी संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं। आप झीलों से रिलेटेड, वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करना चाहते हैं वो भी मौजूद है, डेजर्ट में जाना चाहते हैं वो भी मौजूद है, धार्मिक करना चाहते हैं वो भी मौजूद है, और अब धीरे धीरे वेलनेस टूरिज्म आ रहा है। बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं जो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वेलनेस के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वेलनेस टूरिज्म एक नया चीज़ आ रही है। और ख़ास बात इस सारे टूरिज्म को बढ़ने में राजस्थान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पीछे जो दिल्ली जयपुर की कनेक्टिविटी में इतना सुधार हुआ है कि अब लोग फ्लाइट छोड़ करके सड़क से जाना आना पसंद करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा लोग आ सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन चलने लग गई है दिल्ली जयपुर के बीच में। पहले डबल डेकर चलती थी, शताब्दी चलती थी, लेकिन अब वंदे भारत के आने से एक नया है। अब हायर सेगमेंट का आदमी भी वो वंदे भारत से जाना आना पसंद करता है, वो हाईवे से जाना आना पसंद करता है। और इतना बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसा अभी पैनल में आप लोग बता रहे थे, बहुत सारे देशों के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। ये सही है कि अभी भी जैसा आप कहते हैं यूएस और यूरोप के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अभी भी कमी नहीं है कहीं पे भी, आप कह सकते हैं। और आज जो हमने टॉपिक्स रखे हैं वो 2 टॉपिक रखे हैं मेनली। एक तो है वेडिंग डेस्टिनेशंस क्या हैं, उनका कैसे विकास हो सकता है, कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन जब कोई जगह बन जाती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में पूरा सुधार आ जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बदलाव आ जाता है। क्योंकि वेडिंग का मतलब ये नहीं कि लोग आके वेडिंग किए, उस वेडिंग प्लेस या उस होटल या उस हेरिटेज प्लेस की कोई अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। वहाँ पे जो स्थानीय रोजगार है उसके अवसर बहुत बढ़ते हैं, चाहे वो वहाँ के लोक नर्तक ही हों, चाहे वो वहाँ के म्यूजिशियंस हों, चाहे वो वहाँ के लोकल फूड वाले हों, चाहे लोकल हैंडीक्राफ्ट वाले हों, सबका टेंटेज वाले हों, सबका बिजनेस बढ़ता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था बदलती है। तो एक तो हमने आज इसको लिया कि कैसे वेडिंग डेस्टिनेशंस को और सुधारा जा सकता है, इस पे अभी पैनल डिस्कशन भी हुआ। दूसरा है कि राजस्थान के कोने कोने में संभावनाएं छुपी हुई हैं, तो जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उन पे हमने ख़ास तौर पे आज प्रयास किया कि हम उनके बारे में बात करें। क्योंकि आमतौर पे जब राजस्थान में कोई व्यक्ति घूमने आता है तो उसकी पहली टिप्स पे होता है कि जयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, जोधपुर जाना है, जैसलमेर जाना है, 1-2 कोई और जगह इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सर्किट फॉर्म में करें या 2-2, 3-3 दिन की आइटिनरीज बनाते हैं तो बहुत सारे, जैसे डूंगरपुर, बूंदी, बाड़मेर, जवाई, चित्तौड़, कुंभलगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शेखावाटी, करौली, गजनेर, खीमसर, डीग अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। अब मुख्यमंत्री जी वहाँ से उसी एरिया से आते हैं आसपास से, तो थोड़ा उधर प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन डीग अब तक जैसे लोग जानते नहीं थे। धौलपुर है, झालावाड़ है, सिरोही है, झालरापाटन है, कुचामन है, शाहपुरा है, टोंक है, सांभर लेक है। अब सांभर लेक में यहाँ बैठी है मुद्रिका, तो इनका एक रिजॉर्ट है, उस वजह से पहचान है। लेकिन अगर सांभर लेक में और चीज़ों के लिए भी वहाँ पे जाया जाए या उसको विकास किया जाए, ध्यान में लाया जाए, तो मेरे ख्याल काफ़ी हो सकता है। इसी तरह जयपुर के पास चंदलाई बांध है, यहाँ पे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में पक्षी आएंगे। लेकिन चंदलाई बांध का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे, लेकिन आज मकसद ये है इस कार्यक्रम का कि जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उनकी हम बात करें और उनमें कैसे जान लाई जा सकती है, उनमें कैसे पर्यटकों का फुटफॉल बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका विकास किया जा सकता है, ये हम इस बारे में यहाँ पे विचार करें और सरकार को भी कुछ सुझाव हम उसमें दे पाएँ। जब इतने सारे लोग बैठ के मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ नई बातें निकलेंगी। अब हम जब बात करते हैं कि आखिर ये जो एक कहना चाहिए कि क्रांति हो रही है पर्यटन के क्षेत्र में, या जो एक मूवमेंट चल चुका है उसमें फिर भी दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो एक बड़ी दिक्कत जो मैं कल परसों आपसे डिस्कस भी कर रहा था वो ये है कि टूरिस्ट प्लेसेस को वहाँ के स्थानीय नगरीय निकायों या वहाँ की जो अर्बन बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उन पे बड़ा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आपको टूरिस्ट प्लेस पे अच्छे टॉयलेट चाहिए, आधुनिक टॉयलेट चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा पार्किंग प्लेस चाहिए। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास में खुद का कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो उन चीज़ों को डेवलप कर सकें। उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जयपुर में जेडीए को, नगर निगम को, बाकी जगहों पे वहाँ की नगर पालिका, नगर परिषद को, यूआईटी को। अब उनकी प्रायोरिटी में अगर है तब तो वो काम हो जाएगा, अगर उनकी प्रायोरिटी में नहीं है तो शायद उस काम में देरी लगेगी। आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा एक सुझाव आया है इस तरह का कि अगर
टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद के पास एक अच्छा खासा फंड रहे, 100 करोड़ 200 करोड़ का, और जो आपके आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन डेस्टिनेशंस का काम आप खुद ही करा लें। जैसे पहले आमेर विकास प्राधिकरण एक बना था, तो आमेर के आसपास के जो सारे काम थे वो आमेर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिए थे, उनका एक सेपरेट बजट होता था, तो किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहे। और या फिर इन नगरीय निकायों में एक बाकायदा सेक्शन हो जाए जो केवल टूरिज्म प्लेसेस को, टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कैटर करे, उनकी साफ़ सफाई को मॉनिटर करे, उनकी बाकी जो डेवलपमेंट हैं, टॉयलेट्स की क्लीनिंग है और चीज़ें हैं, उसको वो ध्यान रखे। दूसरा, एक समस्या अभी भी आती है, टूरिस्ट पुलिस जो है वो मेरे ख्याल जयपुर में तो उसकी फिर भी प्रेजेंस है, बाकी जगहों पे अभी भी टूरिस्ट पुलिस का उतना विस्तार नहीं हो पाया, तो टूरिस्ट पुलिस की भी एक व्यवस्था थोड़ी सी होनी चाहिए। एक मैं इंडस्ट्री की तरफ से ही कह रहा हूँ, जो ESZ है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, उसकी वजह से टूरिज्म के डेवलपमेंट में मेरे ख्याल से कई जगह काफ़ी दिक्कत है। अभी जैसे हम करौली गए थे, तो करौली में ये था कि वो लिमिट ही तय नहीं कि ESZ से कितनी दूरी तक आप इस तरह का डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं। तो कहीं 10 किलोमीटर की बाध्यता है, कहीं 1 किलोमीटर की है, कहीं 500 मीटर की है। तो इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक निर्धारित हो जाए। और एक बात हमने लास्ट टाइम भी कही थी कि ESZ है तो भी वहाँ पे साइलेंट रिजॉर्ट्स को हम कल्पना कर सकते हैं, वहाँ पे परमिट कर सकते हैं। वहाँ ठीक है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग मत करिए उसमें ESZ के बगल में, वहाँ गाना बजाना मत करिए, शोर मत मचाइए, लेकिन जब ESZ के पास से हाईवे निकल सकता है और हाईवे पे दिन रात ट्रकों की रेलम पेल रह सकती है, तो वहाँ पे केवल आकर के सुकून में किसी भी ESZ, नेचुरली वो नेचुरल प्लेस होगा। ESZ का मतलब ही ये है कि वहाँ पे ग्रीनरी होगी, नेचर होगा, कोई लेक होगी, कोई पहाड़ होगा, तो वहाँ पे आकर के आप टेंट में ही रह सकते हैं, लेकिन उससे वो जगह का जो छूट गई है वो छूटी नहीं रहेगी। इसी तरह से एडवेंचर टूरिज्म को लेकर के अभी भी हम थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। राजस्थान में इतनी लेक्स हैं, लेकिन उदयपुर में थोड़ी बहुत वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जयपुर का जल महल, चाहे वो कानूनी विवाद में आ गया हो, चाहे कैसे भी हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, तो वो कमी दिखाई पड़ती है। हॉट एयर बैलूनिंग है, वो बहुत सारी प्लेसेस पे हो सकती है। पैरासेलिंग है, वो बहुत सारी प्लेसेस पे हो सकती है। और हेलीकॉप्टर राइड्स हैं या और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी जगह पे हो सकती हैं। इवन जैसे हमारे यहाँ डेजर्ट है, दुबई में डेजर्ट सफारी बड़ी पॉपुलर है, राजस्थान में डेजर्ट सफारी को हम प्रमोट नहीं कर पाए उस तरह से। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून भी हमारे को इसमें साथ नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी खुद की कंजर्वेटिव अप्रोच है। शायद हमारे यहाँ उतना स्किल डेवलपमेंट भी नहीं है एडवेंचर टूरिज्म के मामले में, कि लोग इतना सीखते समझते नहीं। तो हम हो सकता है बाहर की कंपनीज़ को या विदेशी कंपनियों को या विदेशी एजेंसीज़ को भी यहाँ पे अगर बुला करके कुछ शुरू कराएं, तो मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। एक और बात बड़ी विचित्र लगती है, विदेशों में लोग बच्चों को लेकर के इसलिए जाते हैं, सिंगापुर में, बैंकॉक में या हांगकॉन्ग में, कि वहाँ पे डिज्नीलैंड है, वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, वहाँ पे कोई दूसरा थीम पार्क है, वहाँ पे कोई बहुत अच्छा वाटर पार्क है, वहाँ पे मूवी वर्ल्ड है, वहाँ पे सी वर्ल्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो पूरे भारत में ही अभी तक एक डिज्नीलैंड नहीं आ पाया, एक यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं आ पाया। मैं उन ब्रांड से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस लेवल का कोई थीम पार्क हो जहाँ लोग अपने बच्चों को लेकर के जा सकें। छोटे बच्चों को और यूथ को अगर कैटर करने का हमने कोई प्रावधान नहीं किया, तो मेरे ख्याल से फिर बड़ी संख्या में टूरिस्ट नहीं आते हैं। जब तक उनकी पूरी फैमिली को कोई, हर किसी को हर चीज़ ना मिल जाए, तब तक थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी तरह से एयर कनेक्टिविटी वास्तव में एक प्रॉब्लम है। राजस्थान में एयरस्ट्रिप्स भी बहुत हैं, एयरपोर्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन आज अगर यहाँ से बीकानेर जाना हो तो मेरे ख्याल फ़्लाइट नहीं मिलेगी। बीकानेर से उदयपुर जाना हो तो फ़्लाइट नहीं मिलेगी आपको। जैसलमेर भी सीजनल है, जोधपुर की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो एक ये थोड़ा सा अगर एयर कनेक्टिविटी में, और ख़ास तौर पे जो उसका वायबिलिटी गैप फंडिंग है, अगर वो गवर्नमेंट करे तो मेरे ख्याल से थोड़ी और फ्लाइट की नंबर बढ़ सकती हैं। तो एयर कनेक्टिविटी बड़ा मेजर चीज़ है, और जो छोटी स्ट्रिप्स हैं उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं सुझाव देता रहता हूं, लेकिन मुझे बड़ा खुशी है कि उस पर विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक पोर्टल खुद का होना चाहिए, टूरिस्ट पोर्टल। किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में आना है तो वो कोई और चीज़ नहीं पूछे, किसी ट्रैवल एजेंट को फ़ोन नहीं करे, वो पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे जाए और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे उसको सारी चीज़ें मिल जाएं।
उसको जिस तरह का टूरिज्म में इंटरेस्ट है वैसा आइटनरी मिल जाए, जितने दिन का इंटरेस्ट है उतने दिन की आइटनरी मिल जाए, जिस जिस प्लेस पे जाना चाहता है उस प्लेस के बारे में एक छोटी शॉर्ट फिल्म उसको मिल जाए, और उसी से उसकी बुकिंग और वहाँ कितने दिन का स्टे होना चाहिए ये मिल जाए, और एक 24 घंटे ना सही दिन में 10 घंटे का एक उसका कॉल सेंटर होना चाहिए असिस्टेंस के लिए। क्योंकि लोग टूरिज्म में जब अपना प्रोग्राम बनाते हैं, आइटनरी बनाते हैं, तो उनको डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है और डिस्कस करके अपनी भ्रांतियां दूर करते हैं, और वो अपने ट्रैवल एजेंट से भी पूछते हैं वहाँ मैं कितने दिन रुक पाऊंगा, वहाँ से कनेक्टिविटी क्या होगी, फिर और कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे कॉल सेंटर हो और उस कॉल सेंटर में कोई भी व्यक्ति राजस्थान आने से पहले कॉल करके अपनी आइटनरी खुद फ्रेम कर सके और उसी पोर्टल से बुकिंग कर ले, तो उसको कहीं जाना नहीं, तो उससे टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी प्रचार प्रसार होगा, उनका इनकम भी बढ़ेगी और राजस्थान पे लोग फोकस कर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि इस बारे में राजेश यादव सर बता रहे थे कि वो पोर्टल की पूरी तैयारी कर रहे हैं इस तरह से, और इससे भी थोड़ा और बेहतर होगा। और उप मुख्यमंत्री जी भी कल परसों बता रही थी कि इस पोर्टल की बहुत तेज़ गति से तैयारी है, वित्त विभाग से कुछ इनकी बातचीत चल रही है, तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत अच्छा पोर्टल आने वाले दिनों में राजस्थान को मिलेगा। तो ये एक शुभ संकेत है कि हम जल्दी जल्दी पर्यटन विभाग के कार्यक्रम कर पा रहे हैं, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन विभाग का रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी 13 अक्टूबर को राजस्थान ने विकसित राजस्थान 2047 का अपना विज़न डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, और उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट पे भी लगभग 15-20 पेज का विज़न है, और उसमें जो भी हमारी आज के हालात हैं उसको पूरा बदलने का एक विज़न दिया गया है। और उसके हिसाब से डिप्टी सीएम मैम ने मीटिंग्स भी ले ली हैं, विभाग एक कार्य योजना भी बना रहा है, 2030 तक क्या करना है, 35 तक क्या करना है, 2040 तक क्या करना है और 2047 तक क्या करना है, ये सारा चीज़ पे वर्किंग चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उन योजनाओं की जिस ढंग से मॉनिटरिंग अभी शुरू हो गई है और जिस ढंग से उन पे काम होना शुरू हो गया है, और मैम खुद वित्त मंत्री भी हैं, तो आने वाले बजट में टूरिज्म को फिर कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो वो विज़न डॉक्यूमेंट अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, ये राजस्थान सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अभी तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विज़न के क्रम में अपने अपने विज़न डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाए हैं, लेकिन राजस्थान उसमें अग्रणी है। राजस्थान ने न केवल वो विज़न डॉक्यूमेंट बना लिया बल्कि उसको रिलीज़ कर दिया, और हर क्षेत्र के मंत्रियों को, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी सेंसिटाइज कर दिया, और विभाग वाइज योजनाएं बन रही हैं। तो एक शुभ संकेत है। मैं समझता हूँ अगले साल या आने वाले समय में जब हम मिलेंगे तो और नई उपलब्धियों के साथ, और मैम के पास भी और कई नई चीज़ें बताने को होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, जिस तरह से बेहद अहम सुझाव आपने दिए, और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पर्यटन विभाग लगातार एक बड़े विजन के साथ आगे काम कर रहा है।